कमरा नंबर 13 शहर के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि उसके कमरे नंबर 13 में कोई रहता है। आदित्य ने मजाक समझकर एक रात वहां जाने का फैसला किया। जैसे ही वह कमरे में घुसा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ठंडी हवा चलने लगी और कान में आवाज आई, इतने सालों बाद कोई तो आया। दीवार पर एक परछाई दिखी, बिना चेहरा, बिना आंखें। फर्श पर पड़ी डायरी में लिखा था, जो इस कमरे में आता है वही यहां रह जाता है। लाइट बुझ गई। सुबह गांव वालों ने खिड़की में एक नई परछाई देखी। कमरा नंबर 13 को अब नया मेहमान मिल चुका था। हवेली के बाहर सन्नाटा था, लेकिन गांव वालों के लिए यह खौफ की नई लहर थी। आदित्य अब कोई जिंदा इंसान नहीं, बल्कि उसी कमरे का एक हिस्सा बन चुका था। हफ्तों बीत गए। आदित्य का छोटा भाई आर्यन उसे ढूंढते हुए उस हवेली पहुंचा। कमरे में घुसते ही उसे आदित्य की वही डायरी मिली, जिसमें आखिरी लाइन ताजा लिखी थी, अब तुम्हारी बारी है। अचानक दरवाजा बंद हुआ और दीवारों से कई हाथ बाहर निकलने लगे। आर्यन ने देखा कि दीवार पर बनी परछाइयां अब उसकी तरफ बढ़ रही थीं। जैसे ही उसने चीखने की कोशिश की, एक ठंडे हाथ ने उसका मुंह दबा दिया। अगली सुबह गांव वालों ने खिड़की में 2 परछाइयां देखी। कमरा नंबर 13 को अब एक नहीं, बल्कि 2 नए मेहमान मिल चुके थे। पंडित जी और आर्यन दोनों साथ मिलकर हवेली के अंदर घुसे थे। जब पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, तो कमरे के अंदर से सिर्फ आदित्य की नहीं, बल्कि आर्यन को अपनी भी आवाज सुनाई देने लगी। पंडित जी जब मंत्रों के जाप में लीन थे, तभी आर्यन ने देखा कि दीवार से एक साया निकला और बिल्कुल आदित्य का रूप धरकर उसके पास आया। वह साया बोला, भाई मुझे बचा लो, पंडित जी मुझे मार देंगे। आर्यन भावुक होकर अपने भाई की ओर बहा, पर पंडित जी ने उसे रोककर हाथ में अभिमंत्रित धागा बांध दिया। धागा बांधते ही आर्यन को सच्चाई दिखी, वह भाई नहीं, बल्कि एक कंकाल था जो उसे खींच रहा था। पंडित जी के निर्देश पर आर्यन ने वह पुरानी डायरी हवन की आग में डाल दी। डायरी जलते ही हवेली का भ्रम टूटा और आदित्य का असली शरीर बाहर आ गिरा। पंडित जी ने अपनी लाठी से बंद होते दरवाजे को रोका और दोनों भाइयों को बाहर निकाला। हवेली के बाहर सुरक्षित पहुंचा।